नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं फाइनली उस वीडियो पर जिसका मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था। जी हाँ, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन पीएच स्केल। मैंने आपसे कहा था कि मैं पिछली वीडियो में बैठ जाओ आराम से कि मैं पिछली वीडियो में आपको मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको क्षारकों में विद्युत का चालन यानी कि द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द बेसिस और पीएच स्केल सब देखेंगे अगली वीडियो में। तो हम पीएच स्केल तक पहुंचते पहुंचते हमें वीडियो का अंतिम समय यानी कि लास्ट टाइम आ जाएगा। तो एंडिंग में हम पीएच स्केल देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे क्षारकों में विद्युत का चालन यानी कि जो बेस होते हैं, जो क्षारक होते हैं, क्या उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, यानी कि क्या उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी कि फ्लो हो सकती है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस पर थोड़ा मेंशन करना है। आप मेंशन कीजिए कि क्या रियलिटी में जो है बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है या नहीं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यार हम तो विद्युत का चालन करते हैं जी, तो बिल्कुल डेफिनेट है, ठीक है। जो एसिड्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बेसिस भी जो है विद्युत का चालन करते हैं? फिर से बोलिए आप, क्या जो बेसिस हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं? सवाल ये है हमारा। तो हमने एक चीज समझी थी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि विद्युत धारा के चालन के लिए आवेश या आयनों का होना आवश्यक है, कंपलसरी है, ठीक है। क्या विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के चालन के लिए यानी कि फ्लो के लिए, कि वो कब फ्लो होगी? चालन के लिए, विद्युत धारा के चालन के लिए, फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द बेसिस, आवेश का होना आवश्यक होता है। आवेश का होना आवश्यक होता है। जहां आपको आवेश चार्ज मिल जाएगा वहां समझो विद्युत धारा का चालन हो रहा है। हाँ, जहां आपको क्या मिल जाए? चार्ज मिल जाए या फिर आयन मिल जाए, तो समझिए कि वहां जो है विद्युत धारा का चालन यानी कि द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि विद्युत धारा के चालन के लिए आवेश का होना आवश्यक होता है। ठीक है क्या? जी, तो हमने देखा। अच्छा, जो प्लस है उसके ऊपर, H के ऊपर जो प्लस लिखा होता है वो आवेश ही तो, ये चार्ज ही तो है। और H प्लस होता है तो फिर कुछ ना कुछ वो माइनस का भी होगा। जैसे मान लो HCl है तो Cl माइनस होता था, तो H प्लस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होता था? नेगेटिव वाले की तरफ, यानी कि जिस पे ऋणात्मक आवेश है यानी कि नेगेटिव चार्ज। वीडियो चालू है, बंद तो नहीं होगी, ठीक है। तो जिस पे माइनस का चार्ज होगा उस पर प्लस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा, यानी कि उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो हमने ये देखा कि जो H प्लस आयन है या Cl जो है, मान लो H हटाओ, जो Cl है उस पे जो ये माइनस चार्ज है तो ये आयन है यानी कि आवेश ही तो है, ये एक प्रकार का चार्ज ही तो है। ये ऋणात्मक है और ये मान लो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक चार्ज यानी कि ये धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो हमने इतना देखा। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि बेसिस में इसका चालन होता है या नहीं, इसके लिए हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तो जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या थे कि जो जैसे मान लो ये Cl माइनस आयन है, ये H प्लस आयन है, तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यानी कि जो क्षारक है, मैं अभी बात कर रहा था एसिड की और अब हम बात करेंगे क्षारक की, कि जो क्षारक यानी कि जो बेस होते हैं ये जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, और जो कि मैंने आपको बहुत पहले बता भी दिया था, OH माइनस आयन देते हैं। और आयन क्या है? खुद आवेशित है। हाँ, जो ये आयन होता है वो चार्ज होता है, उस पर पहले से ही चार्ज होता है। अच्छा, अब आयन तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो पॉजिटिव आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव आयन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्षारक जल में घुलकर OH आयन देते हैं। अच्छा, क्षारक जो बेस है वो क्या है? यदि हम उनको वाटर में डिजोल्व करें तो वो OH माइनस आयन देते हैं। अतः ये भी विद्युत धारा का चालन करते हैं। अतः ये भी, क्योंकि आवेश इसमें चार्ज है और बस चार्ज ही होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। चार्ज ही जरूरी है, उस पर चार्ज है तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो निश्चित होगी। का चालन ये भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक उदाहरण के तौर पर बात की। मान लो हमने NaOH लिया और इसको जब हमने पानी में डाला, ठीक है,
तो हमने इसको लिया NaOH प्लस इसको लिया H2O, तो हमें क्या देखने को मिलता है Na प्लस, और यहाँ हमें ये एक्वसी मिलेगा, Na जो सोडियम है वो एक्वसी मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा OH माइनस एक्वस, यानी कि मतलब कि जलीय विलयन, यानी कि वाटर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करने का रीजन ये था कि यहाँ तक फिल हो गया था और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए हमने पॉज किया और हम एंड में उस सबसे नीचे जहाँ थे जिस पोजीशन में, वो था ये वाली रिएक्शन का एग्जांपल NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने जब वाटर को लिया रिएक्शन के फॉर्म में तो फिर हमें क्या मिला Na यानी कि सोडियम, कौन सा सोडियम, एक्वस सॉल्यूशन वाला सोडियम, और OH माइनस आयन जो कि ये भी क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है, फिर इसके बाद मान लो आपने कहा कि नहीं हमें दूसरा एग्जाम्पल दो, तो मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, MgOH का होल ट्वाइस ले लिया। ठीक है, और फिर हमने क्या लिया H2O मिल गया और पानी में डाल दिया मतलब, तो हमें फिर यहाँ पे क्या मिला, तो Mg2 प्लस का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया, और यहाँ पर आपको OH माइनस का जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा हमारे पास जो भी क्षारक है उनमें से हमें OH मिल जाएगा, KOH ले लो, NaOH ले लो, CaOH का होल ट्वाइस ले लो, और है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे हमारे पास खूब सारे क्षारक हैं जो, अच्छा वैसे जो क्षारकों की संख्या देखोगे तो अम्लों से थोड़ी कम देखने को मिलेगी, ये बात अच्छी, मतलब ये बात पक्की है। ठीक है, मैंने कंपैरिजन के तौर पे आपको बताया है कि क्षारकों की संख्या थोड़ी तुलनात्मक रूप से कम मिलेगी, लेकिन ये होते हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, तो खूब सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि मान लो हमने आपसे कहा, एक चीज़ समझेंगे कि मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, ये हमारा क्या है, कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर मैंने पहले से बुक में डायग्राम बना के रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि मुझे फिर बाद में अपने मन से डायग्राम बनाने में परेशानी जाएगी। तो मान लो इसमें हमारे पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने इनमें 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड कहाँ है, इलेक्ट्रोड क्या होता है हम उसको भी अभी समझेंगे, इन्हीं दोनों बैटरीज का नाम है इलेक्ट्रोड, और इसको हम समझेंगे। तो हम डायग्राम बना के करते हैं तैयार। तो मैंने बोर्ड को किया क्लीन और बनाया एक अच्छा सा कंटेनर, यानी कि डायग्राम, जिसमें ये 2 जो बैटरीज दिख रही है इनको अभी हम आगे चल के नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोड। हाँ, हम इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो ये जो 2 लाइन है इनको बाद में देखेंगे। अभी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने इन दोनों, मतलब इस कंटेनर के अंदर हमने क्या भरा, पानी भर दिया। क्या भर दिया, ये ऐसा पानी, वाटर भर दिया, शुद्ध पानी है, प्योर वाटर। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो होगा नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि इसमें हमने थोड़ा सा जो NaCl होता है, साल्ट्स होता है, नमक होता है जो हमारे पास, उसको हमने भर दिया, NaCl को हमने भर दिया, NaCl मिला दिया। तो ये NaCl क्या होगा, 2 चीज़ों में, 2 आयंस में आयोनाइज होगा, एक होगा Na प्लस में और एक टूटेगा Cl माइनस में। तो ऐसे खूब सारे हमारे पास में क्या रहेंगे, Na प्लस Na प्लस Na प्लस रहेंगे, और Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस रहेंगे। तो मान लो कि ये जो सारे ये डॉट है, ये मान लो Na प्लस है, मतलब सोडियम के पॉजिटिव आयंस हैं। सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स, आप पूरे कंटेनर में फैले हुए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं अपन, किसको, इस सोडियम को, इस चीज़ को अपन। ठीक है, तो आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि इस कंटेनर में ये जो सारे डॉट अभी मैंने ड्रॉ किए हैं, ये सोडियम है। अच्छा, ये 2 चीज़ों में आयोनाइज हुआ है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। तो इसमें क्लोरीन के आयंस भी होंगे, इसमें क्लोरीन के माइनस नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे। तो जो ये मान लो ये वाले डॉट हैं सारे, मतलब जो ये बड़े डॉट हैं ये सोडियम के हैं, और ये छोटे डॉट हैं ये सारे Cl डॉट हैं। तो इसमें खूब सारे NaCl भी और खूब सारे ही Cl माइनस, समझ रहे हैं ना आप लोग साथियों। ठीक है, पूरे में फैले हुए हैं। अब होगा क्या फ्रेंड्स कि इसको हमने बाहर वाले सर्किट को पूरा कर रखा है, और इसको मान लीजिए इस वाले को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है ऐसे, और ये जो पॉजिटिव बड़ी वाली डंडी होती है और नेगेटिव वाली साइड से हमने इसको जोड़ रखा है। डंडी है क्या, असल में समझना आप पहले
इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो अभी मैंने आपसे कहा था ना कि इनको हम आगे चल के, इन दोनों छड़ों को या फिर इन दोनों बैटरियों को हम आगे चल के क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड्स। तो ये मान लो ये जो पॉजिटिव रेस से जुड़ा हुई है ये वाला इलेक्ट्रोड, यानी कि जो ये वाली छड़ टाइप की आपको दिख रही है बैटरी, इसको हमने जोड़ा पॉजिटिव आयन से और इसको जोड़ा नेगेटिव आयन से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको, इन दोनों को ही हम नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इनमें एक खासियत है जो कि अभी आप देखोगे आगे चल के, इलेक्ट्रोड। हमने इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोड। दोनों ही बैटरीज क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड किस चीज से बनी होती है, अच्छा ये इलेक्ट्रोड वैसे तो काफी सारी अलग अलग चीजों की बना सकते हैं, मेटल्स की भी हो सकती है ना, मतलब धातु की, और या फिर हम लोग चाहें तो जो हमारे पास में ग्रेफाइट होता है उसकी भी बना सकते हैं। ग्रेफाइट बोले तो जो पेंसिल होती है ना अपनी, तो अंदर जो काला काला होता है जिससे अपन लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, तो वो एक मेटल होता है। तो चाहो आप तो उसकी डंडी लगा दो, तो ग्रेफाइट भी हमारे पास में किसका काम करती है, इलेक्ट्रोड का ही काम करता है। तो दिस इज क्लियर, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये इलेक्ट्रोड का ही हमारे पास में काम करता है ग्रेफाइट। तो ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि जो ये पॉजिटिव रेस से जुड़ा हुआ है, धनात्मक से जो ये जुड़ा हुआ है, वो क्या होता है, एनोड। वो क्या होता है, एनोड होता है। पॉजिटिव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को अपन क्या नाम देते हैं, एनोड। एनोड, एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, एनोड बोल सकते हैं हम इसको। और जो ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, जो ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे कैथोड। ये जो है हमारे पास है ना यहाँ पर, ये है तो इलेक्ट्रोड ही, लेकिन ये क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर कैथोड। कैथोड जो होता है वो नेचर में कैसा, नेगेटिव होता है। ये कैसा है, नेगेटिव कैथोड या फिर ऋणात्मक कैथोड पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि माइनस भी बोलते हैं। अच्छा, और इसको हम बोलते हैं प्लस भी ही, और प्लस भी ही बोलेंगे तो पॉजिटिव पढ़ेंगे, और माइनस भी लिखेंगे तो हम नेगेटिव पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप पॉजिटिव या नेगेटिव की दोनों की स्पेलिंग यदि आप लिख के ट्राई करेंगे तो उनके लास्ट में भी ई आएगा। और प्लस का मतलब है पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, और माइनस का मतलब है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। इन दोनों वर्डों के लिए हम इसका यूज करते हैं, मान्यवर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव है ये वाला और ये वाला पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड। ये बात हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, अब आप पूछ रहे होंगे भाई हम तो भूल जाएंगे ना, तो अभी बताते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है मेरे ख्याल से। तो इसमें जो छोटी सी चीज निकल के आ जाती है बीच में रास्ते में, मतलब जो इसमें तार होता है कंडक्टर, उसमें हमें एक बल्ब जोड़ना है। और पिछली क्लासेस में हमने, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है कि हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था। किसका, इसका, इस कंटेनर का, जिसमें हमने एक बल्ब के साथ आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। और मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेरिमेंट के मामले में मुझे डर लगता है, तो हो सकता है हमने उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया हो और छोड़ के आगे बढ़ गए। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने बल्ब वाला एग्जाम्पल देकर आपको किया था। ठीक है, बस ये टर्मोलॉजी आपको वापस एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा एक बार क्लियर हो जाए। तो ये हम लोग बल्ब को जला करके देख लिए थे इस तरह के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, बल्ब को जलाकर हमने देख लिया था। तो इसको याद कैसे रखना है अपन लोगों को, तो इसमें छोटा सा एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। तो साइड में इसको इस तरह का बुलबुला बना लेते हैं, यानी कि क्लाउड टाइप का बना लेते हैं। तो वो ट्रिक है छोटी सी जिसके जरिए हम इसको याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक जो है 10th तक ही लग सकती है याद रखना मानने पर। कक्षा 11वीं से इस ट्रिक का कोई यूज़ नहीं है, केवल 10वीं तक ये लगेगी। और चूंकि मैं 10वीं कक्षा की ही ये वीडियोस बना रहा हूँ और आपको अपने कैपेसिटी यानी कि क्षमता के द्वारा आपको इसका विश्लेषण करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये ट्रिक देखते हैं। तो वो ट्रिक है PANIC। हमारे पास में ट्रिक क्या है, PANIC, पैनिक। पैनिक, PANIC, पॉजिटिव एनोड एंड सॉरी पॉजिटिव एनोड। हाँ, जो पॉजिटिव है वो क्या है, एनोड है, पॉजिटिव इज एनोड, एंड नेगेटिव इज एनोड, सॉरी कैथोड। हाँ, अब आप समझ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो दो बैटरीज जिनसे हम कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही मान्यवर इलेक्ट्रोड है। और जो पॉजिटिव एनोड होता है, यानी कि जो प्लस
पॉजिटिव कंडक्टर से कनेक्ट होता है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव नेचर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है मान्यवर, तो मैंने आपको इतना बता दिया था, पॉजिटिव एनोड और पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला हमेशा एनोड होता है और नेगेटिव वाला हमेशा कैथोड होता है। तो मान्यवर हमने यहाँ तक इतना समझ लिया है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपकी बुक में एक एक्टिविटीज यानी कि एक क्रियाकलाप 2.9 के समथिंग दिया गया है, जिसमें आपसे कहा गया है कि एक टेस्ट ट्यूब लो और फिर उसमें कुछ रिएक्शंस करवाओ। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में उस एसिड्स की कुछ रिएक्शन ना करवाते हुए इसको डायरेक्ट बोर्ड पे देखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बोर्ड पे करेंगे तो हमें साफ साफ क्लियरली समझ में भी आएगा और हम उस एक्सपेरिमेंट्स पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का गोल। तो हमारा क्या है कि हमसे कहा गया कि एक टेस्ट ट्यूब लो और इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करिए फ्रेंड्स साथियों, इस टेस्ट ट्यूब में आप कुछ NaCl यानी कि नमक की थोड़ा सा नमक की कुछ मात्रा में नमक डाल दीजिए, NaCl डाल दीजिए, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक। तो आपने क्या किया, इसमें थोड़ी सा NaCl डाल दिया, थोड़ी छोटी मात्रा में। फिर इसके ऊपर आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए, यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स की कुछ ड्रॉप्स छोड़िए। सांद्र बोले तो आप सुनिए, सांद्र बोले तो कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र को आप चाहो तो ब्रैकेट में सांद्र लिख सकते हो, एक ही बात है। यदि अंग्रेजी में लिखना है आपको तो आप CONC लिखो, कंसंट्रेटेड। आप कंसंट्रेटेड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो क्या, CONC। कंसंट्रेटेड या सांद्र मीन्स गाढ़ा, कोई चीज कितनी गाढ़ी है, तो मतलब गाढ़े सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालो, एक ऐसा सल्फ्यूरिक अम्ल जो सल्फ्यूरिक अम्ल तो हो लेकिन वो कैसा, कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र यानी कि गाढ़ा हो। तो हम कुछ बूंदें यहाँ पर डाल देंगे। तो ये डायग्राम भी हमारी बुक में कैसा बना, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी कुल मिला करके। ठीक है, अब किसकी रिएक्शन होगी, अब हम समझेंगे कि रिएक्शन क्या होगी हमारी, किसकी, H2SO4 और NaCl की। और इसमें आपको दो कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, कैसे होगी रिएक्शन, NaCl जो है वो सॉलिड है, हाँ फ्रेंड्स, प्लस H2SO4 जो कि क्या है, सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड है। तो CONC भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वो अपने अपने मन पर डिपेंड करता है। तो अब देखना आप क्या क्या बनेगा, इसका रिजल्ट। यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ से ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, याद रखना यहाँ H2 लिखा है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के कितने, 2 मॉलिक्यूल हैं। और हमने इसकी करवाई Cl यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन, क्या बना, HCl। तो मतलब ये दोनों तो आपस में म्यूचुअली रिएक्शन कर चुके। और कैसे, गैसियस स्टेट में। अब हमें जो मेन चीज इस पे क्वेश्चन उठता है ये है, आप लोग पूछोगे कि जो अम्ल है वो गैसीय अवस्था में कैसे होते हैं, यानी कि गैसियस स्टेट में कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक बहुत ही वीक एसिड है जो कि हमारे स्टोमक में भी पाया जाता है। लेकिन हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। वो इतना प्रबल है कि हम उसको यदि जीभ पे रख लिया तो हम सीधे प्रभु के धाम जाएंगे, फिर हमें मतलब कि और दूसरे अम्लों को चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो इतना तेज होता है। जैसे कि बैटरीज में, इन्वर्टर, जनरेटर वगैरह में पाया जाता है ये एसिड। अब आप ये बताइए, जब इतने वीक यानी कि इतने दुर्बल अम्ल की इतने प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी यानी कि रिएक्शन होगी, तो क्या स्थिति बनेगी कि जो अम्ल है वो, जो वीक एसिड है वो गैसीय अवस्था में तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मेन रीजन यही है कि जो HCl है वो गैसियस स्टेट में इसलिए एग्जिस्ट करता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करने के बाद, क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि प्रबल अम्ल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि HCl के बाद अब एक H बच रहा है और एक Na बच रहा है और एक सल्फेट बच रहा है। तो NaH भी बच रहा है, हाइड्रोजन भी बच रहा है और सोडियम भी बच रहा है और एक SO4 भी यानी कि सल्फेट भी बच रहा है। तो
हमारे पास में क्या बना NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब दूसरी कंडीशन आप देखिए, पहले तीसरी कंडीशन को पूरा कर लीजिए। NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट्स, तो ये हमारे पास मान लीजिए लिक्विड है थोड़ा सा। तो अब आप सोचे होंगे कि हम इसको सॉलिड समझें या लिक्विड समझें, क्या समझें? तो ये हमारे स्टेट मायने नहीं रखती, सॉलिड सी मान लो या लिक्विड ही बोल दो, तो स्टेट मेंशन ही मत करो, स्टेट मेंशन ही मत करो कि ये सॉलिड में है या लिक्विड में, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मान लीजिए गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि NaSO4 ना लिखा होके क्या लिखा होगा, Na2SO4 लिखा होगा। क्यों होगा? मान लो यदि अभी भी इसकी ऐसा कब होगा, जब मान लो इस HCl की या इन सारी इस मान लो H2SO4 और NaCl की रिएक्शन करने की कैपेसिटी अभी और भी ज़्यादा होगी। भाई NaCl अभी यदि और उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होगा तो फिर क्या होगा कि ये फिर से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, यहाँ NaHSO4 ना लिख के क्या आ जाएगा हमारे पास Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट्स। तो उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट बुक वालों ने बता के छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स होता कुछ ऐसा है कि NaHSO4 इसको फर्दर और ज़्यादा SO4 में कन्वर्ट करने का मौका दिया जाता है, यानी कि अभी ये और ज़्यादा अभिक्रिया करता है और ज़्यादा रिएक्ट होता है। मान लो H2SO4 के साथ में, तो फिर ये क्या बनाएगा, सॉरी NaCl के साथ में, तो NaCl के साथ में मान लो यदि अभी नमक और भी मौजूद होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मान लो और भी यदि NaCl से यदि ये और रिएक्शन करता है, ठीक है, मान लो ये करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन तो जहाँ के तहाँ रहेंगे रिएक्शन, और फिर यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट्स। और इस बार क्या बनता है, Na2SO4 बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि मान लो यदि NaCl और ज़्यादा प्रेजेंट है तो फिर उसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ना बन के क्या बनेगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बनेगा। तो यदि हमें फटाफट देखना है तो फिर हमें 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होता है किसको, उस सॉल्यूशन को। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा गर्म करेंगे इसको तो ये फटाफट हो जाएगा। बल्कि HCl बनाने के लिए मुख्य प्रोसेस में एक है ये, जो मैंने आपको भी बताया। HCl गैस जो है हम इससे प्राप्त कर लेते हैं, और यदि उस गैस को आप लिक्विड में बदल लो, यानी कि अम्ल बना के बेस में बदल दो, तो फिर ये मस्त बिजनेस कहलाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग साथियों? तो हमारा HCl बनाने का जो ये प्रोसेस है, जो मैंने इस रिएक्शन के जरिए आपको बताया। अब एक दूसरा टॉपिक हम डालते हैं। तो हमने पिछली बार में यानी कि इसके पिछले जो स्टेप समझा था, उस पहले स्टेप में क्या था कि जो हमने पहला स्टेप पूरा किया था, लेकिन अब जो दूसरा स्टेप है, उस दूसरे स्टेप में क्या होगा कि गैस गर्म होने लग जाएगी। लेकिन हमसे तो ये बोलेंगे नहीं उस एक्टिविटी में कि उस गैस को गर्म करो, या उस गैस को जो NaCl या जो रिएक्शन बन के जो हमारे पास रिजल्ट सामने आया उसको गर्म करो या उसको हीट दो। लेकिन हम यदि गर्म करेंगे तो ये हमारा बर्फ बनेगा, यदि हम उसको गर्म करते हैं तो ये हमारा बर्फ बनेगा। तो लेकिन हमसे ये नहीं बोला गया कि गर्म करो, तो हमने क्या किया, तो हमने फ्रेंड्स क्या किया कि इसको गर्म किया, घुचड़ हो गया, ये मान लो ये मिल गया। तो अब इसमें से गैस गर्म हो रही है, तो इसकी जो पार्टिकल्स हैं गैस की, जो स्टीम है या जो ये गैस के पार्टिकल्स ऊपर उठ रहे हैं, और यहाँ पर मान लो हमने क्या लगा दिया, कॉर्पोज हाउस को लगा दिया, ठीक है। और जो ये नली है, ये टेस्ट ट्यूब नली है, इसको हमने इसमें से पास किया, ठीक है। ये मान लो नली है, तो यहाँ से क्या है, गैस के पार्टिकल्स पास हुई, या ये नली पास हुई, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको डायग्राम बनाने के तैयार कर रहा हूँ, यदि कोई गड़बड़ी हो तो क्षमा करना। तो इसमें से गैस के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, इससे इस नली के द्वारा, इस नली के द्वारा। और यहाँ पर मान लो हमने क्या ला के रख दिया, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, यानी कि जो एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे रख दिया ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स एसिड पर कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम एक्सपेरिमेंट किस पर, एसिड पर कर रहे हैं। हम एक्सपेरिमेंट किस पर कर रहे हैं फ्रेंड्स, एसिड पर कर रहे हैं। क्षमा करें मैं इतनी देर तक माइक नहीं लगाया था। तो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर है ये, मान लो, ठीक है। अब मेरे पास ब्लू मार्कर थोड़ी है जो मैं आपको करके बताऊँ,
क्या हुआ, ब्लू लिटमस पेपर रखने पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मान लो कैसे, मान लो हमने इसमें दो कंडीशंस बना ली। पहली कंडीशन मान लो क्या है, लिटमस पेपर को रखने की है, पहली कंडीशन है। और ये लिटमस पेपर हमने कैसा लिया, सूखा लिया, सूखा यानी कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, कुछ नहीं, 0। फिर वापस से हमने सेकंड कंडीशन में लिटमस पेपर को तो रखा ब्लू, लेकिन इस बार हमने क्या किया कि उसको गीला कर दिया, मतलब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के जस्ट अपोजिट, यानी कि गीला ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया। तो सेकंड टाइम में हमने कैसा, गीला रखा। या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, आर्द्र, यानी कि नमी युक्त, आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, या फिर आर्द्र। ठीक है, तो माने हमने इस ब्लू लिटमस पेपर को क्या रखा, गीला रखा, नीला नहीं, गीला रखा, नीला और गीला दोनों रखा। तो अब हमें देखने को मिला कि जब हमने आर्द्र रखा यानी कि नमी जिसमें है वो रखा, तो भैया सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक जो है ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया हमारे पास में, यानी कि एसिड ने ब्लू को रेड कर दिया। दे ताली, क्या बात है। बताएं हम आपको, अब आपको क्या बात बताएं। तो गीला जो था ये लिटमस पेपर, यहाँ पर हमारा मैटर जो है सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर प्लान फेल हुआ था जब हमने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया था, कुछ नहीं हुआ था। तो हमारे पास मतलब निष्कर्ष क्या निकला, एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी खोपड़ी में क्या घुसा, क्या निष्कर्ष निकला, हमें अकल क्या आई। तो फ्रेंड्स हमें जो निष्कर्ष निकाला वो क्या है, बोलिए क्या निष्कर्ष निकाला। एक तो क्या है ना कि यदि मैं लगातार ना बोलूं तो मुझे डर लगने लगता है कि आप लोग वीडियो से ना चले या इग्नोर ना करती हैं। तो माने पर आप लोगों की वजह से मैं रेस्ट नहीं ले पाता हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ। चलिए बताइए आप लोग। भैया हमने जो निष्कर्ष निकाला वो निकाला कि HCl अम्ल यानी कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जल के अणु की उपस्थिति में, जल के अणु के उपस्थिति में यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की एब्सेंट में, एक प्रकार से बोले तो अनुपस्थिति में या अनुपस्थिति में HCl अम्ल जो है, HCl एसिड जो है, या जल की उपस्थिति में या पानी की उपस्थिति में, प्रेजेंट में, उपस्थिति में वो हमें क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन्स देता है। और लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को या लिटमस पत्र को नीले से लाल में बदल देता है। इस वीडियो पे मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से मान लो ये आता था, तो इसीलिए मैं बुक रखी हूँ ताकि आप लोगों को ये बार बार पलटा के अपनी अगली हेडिंग देखता जाऊँ। तो हमने यहाँ तक देखा और ये निष्कर्ष निकला कि HCl अम्ल जल के अणु की उपस्थिति में H+ आयन्स हमको प्रोड्यूस करता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है। तो हमारी वीडियो को हो चुके 28 मिनट 25 सेकंड। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक के बाद अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो कि हमारा अगला टॉपिक क्या है,